नमस्कार। आज की व्याख्यान संख्या 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ण परिचय के अंतर्गत प्रयत्न विचार। साथ में पढ़ेंगे जिह्वा मूलीय और उपधमानीय, अयोगवाह, यम, मात्रा, संयुक्त व्यंजन और वर्ण विश्लेषण। मैं डॉक्टर शंभुराज संस्कृत एरा में आपका हार्दिक स्वागत है। आप यहाँ पर संस्कृत को सरलता, रोचकता, एकाग्रता, सजगता के साथ पढ़ते ही नहीं बल्कि फील के साथ समझते भी हैं। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों का परिचय, वर्णों के भेद, स्वर और व्यंजन, वर्णों के उच्चारण स्थान और कुछ अन्य बिंदु। आप चाहें तो प्रीवियस वीडियोज को यहां पर उपलब्ध आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी इसे चेक कर सकते हैं, जो वर्ण परिचय बेसिक टू एडवांस प्लेलिस्ट के रूप में उपलब्ध है। अगर आपको लगता है कि उसे देखना है, पढ़ना है, तो आप देख और पढ़ सकते हैं। चलिए बिना देरी किए आज के व्याख्यान को प्रारंभ करते हैं। आज के पाठ्य के मुख्य विषय बिंदु जैसा कि पूर्व में बताया गया है, आप देख सकते हैं। प्रयत्न विचार, जिह्वा मूलीय और उपधमानीय, अयोगवाह, यम, मात्रा, संयुक्त व्यंजन, संयोग और संयुक्त अक्षर के रूप में हमें देख सकते हैं। साथ ही वर्ण विश्लेषण करके कुछ अति महत्वपूर्ण वर्णों के बारे में देखेंगे कि उसको लिखते कैसे हैं और उसके पीछे कुछ हिडन फैक्ट्स भी छुपे हुए हैं, जो लिखने में प्रायः गलतियां होती है। आप उसको देखेंगे, उस कारण से उसमें बहुत सुधार दिखेगा। चलिए तो प्रारंभ करते हैं प्रयत्न विचार से। ये क्या है, प्रयत्न विचार क्या है? तो उच्चारण के उपकरणों, यंत्रों में होने वाली विविध क्रियाएं, डिफरेंट टाइप के एक्शंस प्रयत्न कही जाती है। विविध एक्शंस। वर्णों के उच्चारण के लिए स्थान के अतिरिक्त प्रयत्न का भी महत्व है। इसके महत्व को आप देखेंगे लिंग्विस्टिक्स में, जब भाषा विज्ञान पढ़ते हैं तो वहां पर इसका इंपॉर्टेंस आपको दिखाई पड़ता है ध्वनि परिवर्तन या ध्वनि परिवर्तन के सिद्धांत के दौरान। तो कुछ क्रियाएं कंठ और होठों के बीच में होती है, इन्हें आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, इंटरनल एफर्ट कहते हैं। कुछ क्रियाएं इस परिधि के बाहर होती है, यानी कंठ और होठों, ओष्ठ, इनके जब बाहर होती है तो वैसे प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न कहते हैं, एक्सटर्नल एफर्ट कहते हैं। आधुनिक ध्वनि विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में फोनेटिक्स कहते हैं, की सहायता से इन्हें समझा जा सकता है। चलिए एक एक करके अभ्यंतर और बाह्य प्रयत्न को विस्तार से देखते हैं, क्योंकि ये प्रयत्न विचार बोर्ड एग्जाम्स, प्रतियोगी परीक्षाएं में जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें इसका बहुत महत्व है। इससे प्रश्न होते ही होते। तो अभ्यंतर प्रयत्न, इंटरनल एफर्ट, तो आपने देखा ओष्ठ से लेकर कंठ भाग में स्थित काकल, जिसे टेटुआ भी कहते हैं, इनके अंतर्गत जो क्रियाएं उच्चारण काल के दौरान होती है उन्हें आभ्यंतर प्रयत्न कहा जाता है। महाभाष्य में इस क्षेत्र को आस्य कहा गया है। आस्य का मुख्य रूप से अर्थ मुख के रूप में लेते हैं। नासिका द्वार और नाक के जो छिद्र है, विवर, उसको आस्य के बाहर कहा गया है। पाणिनि सूत्र में आस्य और नासिका को अलग अलग समझा गया है। अभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेद हैं। इसके भेद को देखते हैं। इसके 5 भेद हैं और इन भेदों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं। पहला, अस्पृष्ट। अस्पृष्ट मीनिंग ही निकलता है चिपका हुआ, सटा हुआ, स्पर्श करने वाला। और
ये अस्पृष्ट वर्ण जो है क से लेकर म, यानी क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के 25 वर्ण इस अस्पृष्ट के अंतर्गत हैं। इनके उच्चारण में मुख के अंतर्गत दो अवयवों का स्पर्श स्पष्ट रूप से होता है। यहां पर एक शब्द है स्पष्ट रूप से, क्लियरली दो अवयवों का स्पर्श होता है, इसलिए इन वर्णों को स्पर्श वर्ण कहा गया है। यानी स्पर्श वर्ण अस्पृष्ट प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। अस्पृष्ट का मतलब आपने देखा स्पर्श दो अवयवों का होता है, और यहीं पर है दूसरा भेद है ईसत अस्पृष्ट। ईसत ईसद इसका मीनिंग है फ्यू, थोड़ा, और अंतस्थ वर्णों जिसके अंतर्गत 4 अक्षर आते हैं य, व, र और ल का उच्चारण करते समय ईसत अस्पृष्ट होता है। वागिंद्रिय बोलने वाली इंद्रियां, इसका मीनिंग क्या है? वाक जोड़ इंद्रिय। आप देख सकते हैं लिख करके, मैं बताता हूं। वाक, वाक का मतलब बोली, और इंद्रिय, इंद्रिय का मतलब है अंग या अवयव। दूसरे मोटे अर्थों में कह सकते हैं ऑर्गेन या कंपोनेंट। तो वाक और इंद्रिय यानी बोलने वाले अंग, इसलिए यहां पर कहा जाता है वाग इंद्रिय बोलने वाले अवयव इस काल में कुछ कुछ स्पर्श की ओर उन्मुख रहती है। इसकी टेंडेंसी सटने की ओर रहती है, ना पूर्णतः स्पर्श ही होता है और ना पूर्णतः विवृत ओपन ही रह पाता है। इसलिए इसके अंतर्गत जो अक्षर आते हैं अंतस्थ, इसे अर्ध स्वर सेमी वोवेल कहते हैं, व्यंजन और स्वर दोनों के बीच। तो आपने अभ्यंतर प्रयत्न के दो भेद शुरुआत में देखा, एक अस्पृष्ट और दूसरा ईसत अस्पृष्ट। तो अभी स्पर्श करने की बात हुई दो भेदों में। अब आगे देखते हैं कि स्पर्श न करने की बात, मतलब खुली हुई अवस्था वाली बात, यानी विवृत। विवृत का अर्थ ही होता है ओपन, ओपन। स्वर वर्णों के उच्चारण में विवृत प्रयत्न होता है। अगर पूछा जाए विवृत प्रयत्न का प्रयोग कहां होता है, तो स्वर वर्णों के उच्चारण में होता है। इस समय वाग इंद्रिय पूर्णतः खुली हुई यानी ओपन रहती है। खुली हुई का ही मीनिंग है विवृत। अब दूसरा है इसी में ईसत विवृत, यानी खुला हुआ लेकिन पूरा नहीं, थोड़ा, फ्यू, थोड़ा। ईसत मतलब थोड़ा, कम। उष्म वर्णों के उच्चारण में यही विवृत प्रयत्न होता है। और आप जानते हैं उष्म वर्ण के अंतर्गत तीनों के तीनों स और ह आते हैं। यह है तालव्य स, जैसे स, स और ह, इस तरह से उच्चारण करते हैं। तालव्य स ऊपर वाले दांत के जस्ट पीछे का भाग तालु होता है, उससे उच्चारण होता है, इसलिए तालव्य स कहते हैं, वहीं पर यह स्पर्श करता है। और मूर्धन्य स तालु के जस्ट पीछे के पार्ट को मूर्धा कहते हैं, वहां से उच्चारण होता है, इसलिए उसे मूर्धन्य स कहते हैं। और उच्चारण के समय ये अगला जो है दंत्य स बोलते हैं। उच्चारण के समय जिह्वा जो है दंत के ऊपरी वाले दांत के जड़ को टच कर जाता है, जैसे बोलेंगे तो स स स, इसलिए इसे दंत्य स कहते हैं। और ह, ये चार जो है इनका उच्चारण जो उष्म वर्ण है ईसत विवृत उच्चारण होता है, क्योंकि वागिंद्रिय यहां खुलने की ओर उन्मुख रहती है, पूर्णतः विवृत नहीं हो पाती। उन्मुखता के आधार पर, टेंडेंसी के आधार पर, खुलने की टेंडेंसी खुली हुई नहीं रहती, लगता है कि वो खुलने की ओर है,
तो उसी उन्मुखता के आधार पर ईसद अस्पृष्ट उच्चारण होता है और उसी उन्मुखता के आधार पर ईसद विवृत उच्चारण होता है, और यही उच्चारण का प्रयत्न का अंतर है। सिद्धांत कौमुदी में स्वरों के साथ ऊष्म वर्णों को भी विवृति ही कहा गया है। विवृतमुष्मानां स्वरानांग च, ऐसा कहा गया है। वहां 4 ही आभ्यंतर प्रयत्न कहे गए। विवृत को, स्वर और विवृत को ऊष्म में ले लिया है, इसलिए आभ्यंतर को इससे बाहर कर दिया है, आभ्यंतर से बाहर इसको रख दिया है। संवृत, संवृत शब्द का मीनिंग ही होता है क्लोज्ड, बंद। ह्रस्व आकार के प्रयोग में संवृत प्रयत्न होता है। जब इसका उच्चारण होगा तो वागिंद्रिय जो है सिकुड़ जाती है, मतलब कम जगह के माध्यम से वायु निकलने का प्रयास करता है, यानी लगेगा कि ये बंद बंद सा आवाज आ रहा है। तो आभ्यंतर प्रयत्न जिसका उच्चारण ओष्ठ से लेकर कंठ काकल तक के भीतर में जो भी उच्चारण के अवयव हैं उनका इन्वॉल्वमेंट होता है, इस कारण से उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न के 5 भेदों को आपने देखा, परीक्षा में चूंकि पूछे जाते हैं इससे प्रश्न, इसलिए इसे याद करने के लिए एक तरीका मैंने निकाला है, आप चाहें तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसे मैजिकल ट्रिक कहिए कि जो भी तरीका बताया गया है उसको नॉन स्टॉप, बिना किसी व्यवधान के, रुकावट के, बिना किसी इंटरप्शन के आप 21 टाइम्स लगातार बोल दीजिए, तो आपको लगेगा कि ये मुझे याद हो गया है। आराम से इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। कैसे? तो अभ्यंतर प्रयत्न को हमें याद रखना है कि उसके अंतर्गत जो 5 भेद हैं कौन कौन है। तो शुरू में अभ्यंतर शब्द को जोड़ करके बोलना है। कैसे बोलेंगे? अभ्यंतर अस्पृष्ट ईसत अस्पृष्ट विवृत ईसद विवृत संवृत। इसको कई बार बोलेंगे। अभ्यंतर अस्पृष्ट ईसद अस्पृष्ट विवृत ईसद विवृत संवृत। अभ्यंतर अस्पृष्ट ईसद अस्पृष्ट ईसद विवृत विवृत संवृत। इस तरह से आप अपनी सुविधानुसार इसको एक ही बार में बोलने का प्रयास करना है, वो भी 21 टाइम्स। आपको ये याद हो जाएगा। और ध्यान रखना है कि अभ्यंतर का मतलब है भीतर की बात हो रही है, तो वह ओष्ठ से लेकर के कंठ का जो है काकल, जिसको भीतर में ये वाला पार्ट जिसको टेटुआ कहते हैं, यहीं तक इसका उच्चारण होता है। अब बाह्य प्रयत्न की बात करते हैं। शब्द में ही निहित है। बाह्य का मतलब एक्सटर्नल, बाहरी। लेकिन बाहरी का क्या तात्पर्य है? मुख से बाहर है। ध्यान देना है, यहीं पर ध्यान देना है। शब्द तो बाह्य है, बाहर है, एक्सटर्नल है, लेकिन एक्सटर्नल का क्या तात्पर्य? देखिए, आभ्यंतर प्रयत्न के क्षेत्र से भिन्न, आभ्यंतर के पार्ट ओष्ठ से लेकर कंठ के काकल तक है, टेटुआ तक है। तो इस क्षेत्र से भिन्न, यानी कंठ या काकल के भी नीचे या बाहर, ये जो काकल है उस कंठ काकल के नीचे के पार्ट भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं या कुछ बाहर भी ले सकते हैं। ये बाह्य प्रयत्न के अंग होते हैं। इनका संबंध मुख्यतः स्वर तंत्रियों, वोकल कॉर्ड से होता है। ये जो काकल जो है उसी के जस्ट नीचे आप देखेंगे स्वर तंत्रियां हैं, वोकल कॉर्ड्स, जो चिमटे के आकार की होती है, चिमटों की आकार की होती है, जो सिकुड़ती भी है और फैलती भी है। इनके बीच से जब वायु पार करती है तो उसी समय वो कभी फैलती है, कभी सिकुड़ती है। और इन्हीं स्वर तंत्रियों के ठीक सामने स्वर यंत्र होता है, जिसे लैरिंक्स कहते हैं, स्वर ग्रंथि कहते हैं, जिसे आप अंग्रेजी में वोकल कॉर्ड्स बोलते हैं। यही वोकल कॉर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं पर स्वर तंत्री और स्वर यंत्र है, लैरिंक्स है। स्वर यंत्र
लैरिंक्स ही मानवीय ध्वनि का प्रसारण केंद्र है, इसको याद रखना है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जाते हैं। मानव इसी से भाषा प्रयोग करता है, लैंग्वेज का यूज करता है, इसी प्रसारण केंद्र से, स्वर यंत्र से, लैरिंक्स से। इसकी सुरक्षा अति महत्वपूर्ण है। जीवन में इसमें चोट लगने से बचाना है, या कोई भी ऐसी सामग्री खान पान से बचाना है जिससे वोकल कॉर्ड, लैरिंक्स वगैरह डैमेज हो। बाह्य प्रयत्न को वैयाकरणों ने 11 प्रकार का कहा है। इसे भी याद करने का मैंने एक तरीका निकाला है, आप देख सकते हैं। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। आसानी से याद कर सकते हैं। आपको याद करने के लिए वही मैजिकल ट्रिक को यूज करना है, 21 बार बिना किसी रुकावट के बोलना है। लेकिन कैसे? तो बाह्य पहले बोलिए, उसके साथ शब्दों को जोड़ दीजिए। वाह्य, विवार, संवार, श्वास, बाह्य, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। आराम से कैसे बोल सकते हैं? वाह्य, विवार, संवार, श्वास, एक बार में थोड़ा सा हल्का विराम लेंगे। बाह्य, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अगर ऐसे याद कर लेते हैं तो आराम से याद हो जाएगा। और परीक्षा में अगर आपको याद करना हो तो आराम से गिनती भी कर सकते हैं। बाह्य, विवार, संवार, श्वास, इस तरह से उंगली पर गिनती कर सकते हैं। इनमें कुछ अलग अलग वैयाकरणों के कुछ अलग है, मत भिन्नता पाई जाती है कि मोटे तौर पे बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत 11 प्रयत्न आते हैं जो आपने देखा। लेकिन कुछ लोग उदात्त जैसे एक्सेंटेड, अनुदात्त अनएक्सेंटेड, और स्वरित सरकम्फ्लेक्स, ये केवल स्वर वर्णों के भेद हैं, ऐसा कुछ विद्वान, कुछ वैयाकरण मानते हैं। ये सुर पर आश्रित हैं, इसलिए इन्हें संस्कृत में पारिभाषिक रूप से उदात्त अनुदात्त को केवल स्वर कह देने से भी समझ जाते हैं कि उदात्त अनुदात्त स्वरित की बात हो रही है। जब स्वर विज्ञान की बात होती है या म्यूजिक साइंस की बात होती है तो उसमें इस उदात्त अनुदात्त का अति महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। वैदिक भाषा में इनका महत्व है, जहां स्वर भेद से अर्थ बदल जाता है। यानी किसी वर्णों को अगर उदात्त बना दे किसी वैदिक मंत्रों में, या किसी वर्ण को अनुदात्त बना दे, किसी को स्वरित बना दे, तो उसके आधार पर भी मंत्रों का जो अर्थ है वो बदलने लगता है। तो अगर इन 3 उदात्त, अनुदात्त और स्वरित को बाह्य प्रयत्न से अगर बाहर कर दें तो वर्णों के जो प्रयत्न विचार हैं, बाह्य प्रयत्न, तो 8 ही रह जाएंगे। पतंजलि ने उदात्त, अनुदात्त एवं स्वरित को बाह्य प्रयत्नों में नहीं रखा है। उनकी दृष्टि में केवल 8 ही बाह्य प्रयत्न। पाणिनि ने इन तीनों को परिभाषित करके समझाया है। आप आराम से याद भी रख सकते हैं कि उदात्त में क्या होता है, अनुदात्त और स्वरित में क्या होता है। तो बोला है उन्होंने, उच्चै रुदात्तः, उच्चैः जोर उदात्तः, नीचै रनुदात्तः, समाहारः स्वरितः। अगर आप इसको तोड़ के बोलें तो कैसे बोल सकते हैं? उच्चैः जोर, उच्चैः उदात्तः, तोड़ दीजिए, संधि विच्छेद कर दीजिए, उच्चैः उदात्तः। तो पता चल गया, ऊंचे स्वरों के द्वारा जिसे बोला जाएगा वो उदात्त होगा। उसी तरह कर देंगे नीचैः, जो नीचे स्वर के द्वारा बोला जाए, नीचैः अनुदात्तः। उदात्त का मीनिंग है ऊंचा, अनुदात्त का अपोजिट मीनिंग हो गया, उदात्त का अपोजिट मतलब नीचे वाला, और स्वरित वो मीडियम में रहता है। उदात्त और अनुदात्त दोनों के बीच में स्वर का साउंड मेंटेन रहेगा।
तो इसे कैसे समझे? तालु आदि उच्चारण स्थानों में, तालु आदि मतलब तालु के अलावा अन्य भी उच्चारण के अवयव, तालु आदि उच्चारण स्थानों में ऊपरी, तो समझ रहे हैं, ऊपरी भाग से अगर होगा, निचले या मध्य भाग से अगर उच्चरित स्वरों को क्रमशः उदात्त, अनुदात्त और स्वरित कहते हैं। तालु आदि उच्चारण स्थानों में अगर ऊपरी भाग से उच्चारण होगा तो उदात्त, नीचे वाले भाग से होगा तो अनुदात्त, और दोनों के बीच वाले भाग से होगा तो उसे स्वरित बोलेंगे। अस्य का तात्पर्य ही है मुख, पर्यायवाची शब्द है। अस्य यानी मुख के भीतर ही इनका उच्चारण प्रक्रिया कंप्लीट होता है, समाविष्ट होने से इन्हें अभ्यंतर ही मानना चाहिए। लॉजिकली ऐसा कहा जाता है। अब हम ये जो उच्चारण के जो प्रयत्न हैं उनको अलग अलग समूहों में बांट करके देखेंगे कि आपने अभी मोटे मोटे तौर पे अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न देखा और दोनों के भेदों को देखा। उस आधार पर भी वर्णों को बांट के आप देख सकते हैं कि अभ्यंतर के अंतर्गत कितने वर्ण चले गए और बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत कितने वर्ण चले आए। अब जो है एक अलग अलग ग्रुप बना करके फिर वर्णों को उसके अंतर्गत समायोजित करके देखेंगे। एक समूह है विवार, श्वास, अघोष। ये तीनों प्रायः पर्याय रूप है, सेनोनिम है। इनके उच्चारण में स्वर तंत्रों के पल्ले खुले रहते हैं। स्वर तंत्र जो आपने देखा था वोकल कॉर्ड्स, देख लीजिए एक बार फिर, ऑर्गन्स को आप एक बार अच्छे से समझ लीजिए। स्वर तंत्री वोकल कॉर्ड्स और लैरिंग्स, इसको स्वर यंत्र कहते हैं, ये मुख्य है लैरिंग्स। तो विवार, श्वास और अघोष इस समूह में, इसका मतलब है विवार ओपन वाला है, श्वास मतलब श्वास ले रहे हैं, मतलब बिना रुकावट के आप ले रहे हैं, और अघोष यानी बिना किसी घर्षण के। आप इनको आराम से समझ सकते हैं। सुनने में शब्द थोड़ा सा प्रारंभ में कठिन लगता है, लेकिन बार बार अभ्यास करके शब्दों के अर्थों को अगर समझ लिया जाए तो इसको समझना आसान हो जाता है। ये तीनों पर्यायवाची ही है। इनके उच्चारण में स्वर तंत्रों के पल्ले खुले रहते हैं और खुले रहने के कारण इसे विवार बोलते हैं, ओपन। वीवर, वीवर का मतलब ही होता है छिद्र, ओपन, खुला हुआ, जिससे अंदर से आने वाली वायु किसी अवरोध के बिना मुक्त रूप से फ्रीली बाहर आती है, और उसी को तो आप श्वास कहते हैं। फ्रीली श्वास को भीतर लेना और फिर बाहर निकालना, वही है श्वास प्रश्वास, और निःश्वास निकाल देना। इनहेल भीतर लेना, एक्सहेल बाहर कर देना। तो बिना किसी अवरोध के अगर वायु मुक्त रूप से बाहर आती है तो उसे ही हम श्वास कहते हैं। अंदर तो लेना नहीं है, क्योंकि बोलना है तो हमें बाहर ही वायु को निकाल करके साउंड को बाहर लाना है, इसलिए वायु को बाहर लाने की ही बात होगी। तो बिना किसी अवरोध के वायु अगर मुक्त रूप से बाहर आती है तो उसी को श्वास कहते हैं, और यह तभी होगा जब वह खुला हुआ मुख से बाहर आवे। इसलिए वो विवार भी है, वो श्वास भी है, और अवरोध के बिना, बिना रुकावट के, बिना किसी घर्षण के, फ्रिक्शन के कोई साउंड यदि बाहर आता है, अभाव में कोई नाद या घोष, नाद का मतलब साउंड, घोष का मतलब घर्षण के साथ साउंड आए, तो यहां कहता है बिना उसके अभाव में कोई नाद या घोष हो ही नहीं सकता। और जब नाद या घोष नहीं होता है तो स्वाभाविक है उसके लिए कौन सा शब्द यूज करेंगे? अघोष यूज करेंगे, अघोष। तो विवार, श्वास और अघोष तीनों एक ही तरह के मीनिंग को धारण करता है, जिसमें उच्चारण के दौरान स्वर तंत्र के पल्ले जो भी हैं
स्वर तंत्र हैं, उनके पल्ले खुले रह जाते हैं। खुले होकर के फ्रीली वायु बाहर आता है, उसको श्वास कहते हैं। और फ्रीली जब वायु आएगा तो बिना किसी घर्षण के आएगा, और बिना किसी घर्षण के कोई साउंड उत्पन्न नहीं होगा, तो उसको नाद बोलेंगे। वर्गों के प्रथम और द्वितीय वर्ण अर्थात क ख च छ ट ठ त थ प फ एवं तीनों श, तालव्य श, मूर्धन्य श और दंत स, ये 13 वर्ण जो है अघोष श्रेणी में है। अंग्रेजी में इसको सर्ड और अनवॉइस्ड बोलते हैं। वर्गों के प्रथम द्वितीय याद रखेंगे। तो चलिए, आपने देखा विवार श्वास अघोष शब्द को समझा, उच्चारण के दौरान क्या प्रोसेस वर्क करता है इसको देखा, और इसके अंतर्गत जो सवाल पूछे जाते हैं कि विवार अघोष और श्वास के अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं, तो ये 13 अक्षर इसके अंतर्गत आते हैं। और 13 में कौन कौन आते हैं, तो वर्गों के प्रथम और द्वितीय अक्षर। वर्ग कहने का क्या मतलब है, क वर्ग, क ख ग घ अंग, इसको क से प्रारंभ होता है इसलिए क वर्ग, इसी तरह च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग होते हैं। पांचों वर्ग का प्रथम और द्वितीय अक्षर को इसमें शामिल कर लेंगे, और 3 अक्षर और तीनों स को। तो मैजिकल ट्रिक क्या है, कैसे इसको याद रखा जाए, तो एक ही सांस में बोलिए। देखिए, अघोष 1 2 श श स, अघोष 1 2 श श स। यहां स के उच्चारण के लिए बहुत प्रयत्न नहीं करना है, स को किसी भी रूप में बोल के आपको याद रखना है कि इसमें तीनों स आ जाए। अघोष 1 2 श श स, अघोष 1 2 श श स। इस तरह से अघोष को आप याद कर लेंगे। इस पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, परीक्षा में तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं। उच्च कक्षाओं में यानी ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन की कक्षाओं में जब भाषा विज्ञान पढ़ते हैं, तो भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक्स के अंतर्गत जो ध्वनि परिवर्तन के सिद्धांत आते हैं, ध्वनि सिद्धांत आते हैं, जैसे ग्रीम नियम, ग्रासमान नियम, वर्नर नियम, मूर्धन्य नियम, इन सब नियमों को समझने के लिए घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, जिनको आगे हम लोग देखने वाले हैं, इन सब की जरूरत पड़ती है। अगर आपको याद नहीं रहेगा कि इस अघोष का परिवर्तन घोष में, घोष का परिवर्तन अघोष में, अल्प का, प्राण का महाप्राण में होता है, तो वहां पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि क्या बोला जा रहा है, और आप समझ भी नहीं पाएंगे, और वहीं पे लगेगा कि संस्कृत कठिन है, जबकि कठिन नहीं है, ये साइंस की तरह है। अगर इसको साइंटिफिक वे में, लॉजिकल तरीके से, तार्किक तरीके से अगर समझ लिया जाए, तो विषय वस्तु को समझना बहुत आसान हो जाता है। तो कैसे याद रखेंगे, अघोष 1 2 श श स, अघोष 1 2 श श स। इसके अंतर्गत कितने संख्या में होंगे ये, तो आप आसानी से याद रख सकते हैं। 5 वर्ग होते हैं, और 5 वर्ग का 1 और 2 को आपने शामिल कर लिया था। 5 वर्ग में से 2 अक्षर ले लिए तो 10 अक्षर ये हो गया, और तीनों 100 को ले लिए तो कितने अक्षर हुए, 13 अक्षर, 10 हो गए, और 100 3 ले लिए तो 10 और 3 13। तो कैसे याद रखेंगे, अघोष 1 2 स स स। देखिए कितनी आसानी से याद हो गया। और इसको अगर आप 21 टाइम्स नॉन स्टॉप बोल दें, अघोष 1 2 स स स, अघोष 1 2 स स स, अघोष 1 2 स स स, तो आसानी से आप याद कर लेंगे। और एक बार याद कर लिए तो जिंदगी भर इसके बारे में फिर सोचने की जरूरत नहीं है। जब केवल आप अघोष बोलेंगे तो 1 2 स स स अपने आप बोला जाएगा। इस तरह के फॉर्मूला को आप कई जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने तरफ से किसी भी विषय वस्तु में याद करने के लिए आप यूज करिए। इनके उच्चारण में स्वाभाविक रूप से श्वास वायु निकलती है। आप चाहें तो इस सूत्र को भी याद रख करके अघोष को याद रख सकते हैं। खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च, खरो विवारा श्वासा अघोषाश्च। जो खर प्रत्याहार है, प्रत्याहार को
अगर जानना है तो वीडियो 1 व्याख्यान 1 और वीडियो 2 व्याख्यान 2 में आप दोनों बार प्रत्याहार सूत्र के बारे में संकेत किया गया है। प्रत्याहार कैसे बनाते हैं वो भी आपको देखा गया है। प्रत्याहार का यूज कैसे करते हैं वो भी बताया गया है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के या इस वीडियो के प्रारंभ में आई बटन में आपको लिंक दिया गया है, उससे भी आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो क्लियर इस सूत्र बता देता है कि खर प्रत्याहार में जो भी अक्षर आएंगे वो विवार होंगे, वो श्वास होंगे और अघोष होंगे। तो इस सूत्र के माध्यम से भी आप आसानी से याद रख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको प्रत्याहार सूत्र जो 14 माहेश्वर सूत्र के रूप में है उसको आपको याद रखना पड़ेगा। तो आराम से खर प्रत्याहार के अक्षर को गिनती कर सकते हैं। यहां पर मैंने आपको बता दिया है खर प्रत्याहार के अंतर्गत ये सभी अक्षर आते हैं, आप देख भी सकते हैं। ख फ छ ठ थ च ट त क प य स स स र। प्रत्याहार सूत्र कैसे है? तो क प य ख फ छ ठ थ च ट त ब क प य स स स र ल। आपको जहां से जहां तक खर में आएगा उतने अक्षर को काउंट कर लेना है। कैसे है? ख फ छ ठ थ, तो देखिए आ गया। च ट त च ट त, क प य, तो क प को ले लिए, 1 2 को ही लेना है और तीनों स को लेना है, स स स। इस तरह से आप देख रहे हैं ना, ख दूसरा वर्ण, फ दूसरा वर्ण, च छ दूसरा, ट ठ देखिए दूसरा, त थ दूसरा, च पहला, आप देखिए यहां से पहला स्टार्ट हुआ, ये दूसरा अक्षर को आपने देखा 2 को। यहां पर देखिए च ट त क प, यहां तक देखिए पहला अक्षर आया। तो 4 पहला अक्षर और 4 दूसरा अक्षर को आप ले लिए, तो यही आपका हो गया 4 4 8 हो गया, नहीं 5 हो गया। 5 वर्ग से दूसरा अक्षर को आपने लिया तो 5 अक्षर है यहाँ पर, और पहला अक्षर को लिया तो 5 है 5 10, और तीनों 100 को ले लिया तो 13। खर प्रत्याहार को भी अगर आप याद रख लीजिए, खर के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? तो विवार आते हैं, श्वास आते हैं और अघोष आते हैं। प्रत्याहार में आने वाले व्यंजन विवार, श्वास और अघोष। एक समूह में आपने क्या देखा? बहुत आसानी से आप इसको समझ भी सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। विवार है ओपन वाला, श्वास खुले मुख से बाहर वायु आ रहा है, और अघोष है बिना साउंड के, बिना घर्षण के, बिना रगर के आता है। घोष का मतलब होता है साउंड वाला, रगर वाला। अघोष उसका अपोजिट वर्ड है, घोष का अपोजिट अघोष। तो अब विवार, श्वास और अघोष है, तो इसका अपोजिट करके एक दूसरा ग्रुप बना लीजिए, और जो जो अक्षर आ गया है उसको छोड़ करके आप विचार कर सकते हैं। विवार ओपन वाला है तो संवार क्लोज वाला है। वहां अघोष था, यहां घोष है। वहां श्वास था तो यहां पर नाद है। वहां श्वास फ्रीली आ रहा था तो यहां घर्षण रगर के साथ आएगा तो श्वास निकलेगा, तो श्वास निकलना घर्षण के साथ, आवाज के साथ, तो वैसे श्वास को नाद बोलते हैं। ये तीनों पर्यायवाची है, सेनोनिम है। इनके उच्चारण में स्वर तंत्रों के पल्ले, यहां पर स्वर है ये लिखना है और तब तंत्र लिखना है। स्वर तंत्रों के पल्ले ऐसे लिखेंगे, स्वर तंत्र। स्वर तंत्रों के पल्ले बंद रहते हैं, जिन्हें बलपूर्वक, बाय फोर्स, बलपूर्वक खुलवाया जाता है, इसलिए इसको संवार कहते हैं। संवार क्लोज्ड, और पता है कि जब क्लोज है और वायु को हमें बाहर निकालना है, स्वर निकालने के लिए, ध्वनि निकालने के लिए, उच्चारण करने के लिए, तो निश्चित रूप से बंद चीज को खुलवाएंगे तो बल लगाना पड़ेगा, और जब बलपूर्वक कोई चीज खुलेगा तो क्या निकलेगा? इससे जोर से आवाज होती है, इसलिए इसको नाद कहते हैं। क्लोज को खुलवाना है, यानी संवार है, क्लोज है पहले से, खुलवाना है, और जब खुलवाएंगे तो जोर की आवाज होगी, इसलिए उसको नाद बोलेंगे। अंदर से आने वाली वायु नाद या गुंज के साथ जब बाहर निकलती है तो इसलिए उच्चारित ध्वनि को घोष बोलते हैं, वॉइस्ड या सोनेंट बोलते हैं। याद रख सकते हैं।
पहला अगर याद हो गया तो उसके अपोजिट सोच लीजिए, केवल शब्द को याद रखना है कि किसका क्या अपोजिट है। जैसे विवार है ओपन वाला तो उसका संवार है, वहां पर श्वास है तो यहां पर नाद है, वहां पर अघोष है तो यहां पर घोष है। और आपने वर्ग का कौन कौन अक्षर ले लिया है पहले समूह में, अघोष में 1 2 सा। तो जब 1 2 ले लिए हैं तो अब वर्गों के कौन कौन अक्षर बचेंगे तो आपको पता ही है, प्रत्येक वर्ग के 3 अक्षर बचे हुए हैं, तो ले लीजिए। और स 3 ले लिए हैं तो अब क्या बचा हुआ है, य व र ल वाला में से जो शेष अक्षर बचे हैं उसको आप उठा लीजिए। तो वर्गों के तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ग, इसको आप बोल सकते हैं 3 4 5। जैसे ग, क ख को आपने हटा दिया तो अब ग बचा, घ बचा और अंग बचा इत्यादि। इसी तरह टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग से सभी अक्षर को उठा लेंगे। और स को हटा दिए थे तीनों स को, तो उसके बाद अब क्या बचा था, ह य व र ल, ये इतना बच गया, 5 अक्षर यहां बच गए। तो मुख्य रूप से, ये मुख्य रूप से कहा जा रहा है, यही केवल घोष नहीं है, कुछ अपवाद भी होंगे, इसलिए ये मुख्य रूप से घोष है। वायु को इनके उच्चारण में अवरोध का, रुकावट का, इंटरप्शन का सामना करना पड़ता है। इसके लिए भी प्रत्याहार है, हस प्रत्याहार। वहां पर आपने खर देखा था, यहां पर हस है। हर्षः संबारा नादा घोषाश्च। इसको भी आप प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि ये नाद, संबार और घोष जो है एक ग्रुप में शामिल हो जाएगा। हसह संबारा नादा घोषाश्च, यानी हस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन आएंगे, तो देखिए हय वर ट लण, तो हय वर ल ले लिए। उसके बाद क्या होता है, हय वर ट यम अंग नानम, 5 अंतिम अक्षर को ले लेंगे। वर्णमाला के अंतिम जो वर्ण है 5 अंतिम अक्षर को आपने ले लिया। देखिए च, छ, ज, झ, य, 5वां अक्षर आपने ले लिया य। उसी तरह पवर्ग का प फ ब भ म 5वां अक्षर ले लिया। अब हमें कौन सा अक्षर लेना है, 5वां हमने यूज कर दिया, तो अब देखिए चौथा ले लेते हैं। देखिए झ भ घ ढ ध श, तो यहां पर ये 5 अक्षर ले लेंगे, झ भ घ ढ ध। देखिए च, छ, ज, झ, चौथा अक्षर झ आ रहा है। इसी तरह भ पवर्ग का चौथा अक्षर है। इसी तरह घ, च, छ, ज, झ चौथा था। उसी तरह क, ख, ग, घ चौथा अक्षर आपने ले लिया। इसी तरह टवर्ग का ट, ठ, ड, ढ चौथा अक्षर ले लिया। तवर्ग का त, थ, द, ध चौथा अक्षर ले लिया। तो आपने कौन अक्षर यहां पर ले लिया, 5वां ले लिया। यहां पर कौन सा अक्षर ले लिया, चौथा ले लिया। तो अब कौन सा आपका बचा हुआ है, देखिए 5 ले लिया, 4 ले लिया, तो अब 3 ही तो बचा हुआ है। च, छ, ज तीसरा अक्षर। उसी तरह प, फ, ब तीसरा अक्षर, क, ख, ग तीसरा, ट, ठ, ड तीसरा अक्षर, त, थ, द तीसरा अक्षर, यानी यहां पर आपने थर्ड अक्षर ले लिया। तो संबार, नाद और घोष के अंतर्गत हस प्रत्याहार आते हैं, और इसके अंतर्गत कौन कौन से अक्षर आते हैं आप आराम से काउंट भी कर सकते हैं। देखिए 3 4 5, और प्रत्येक वर्ग में से हमको इसको उठाना है। तो 5 वर्ग हैं, तो आप 5 वर्ग ले लिए, और 5 वर्ग में से आपने 3 अक्षर उठाया, तीसरा, चौथा और 5वां। इससे कर दीजिए 5 दिया 15 अक्षर। और ऊपर से यहां पर ये कितने अक्षर बचे हुए थे, ह, य, व, र, ल, और 5 अक्षर और जोड़ दीजिए, तो कुल कितने हुए, 20 अक्षर हो। आराम से आप कोई भी परीक्षा में भूल भी जाते हैं तो आप आराम से काउंट कर सकते हैं। कैसे, इस सूत्र को आप याद रख लीजिए, हसह संवारा नादा घोषाश्च, और उसी तरह आप इस सूत्र को याद रख लीजिए, खर वाले को, खरो पीबारा श्वासा अघोषाश्च। इस तरीके से याद अगर कर लेते हैं। उसके अलावा मैंने शॉर्टकट फॉर्मूला भी आपको बता दिया है, देखिए नीचे कैसे याद रखेंगे। तो अघोष आपने देखा था 1 2 श कर लिए थे, उसी तरह घोष में कर लीजिए। घोष
3 4 5 घोष 3 4 5 हय वरला, घोष 3 4 5 घोष 3 4 5 घोष 3 4 5 घोष 3 4 5 हय वरला। आप चाहें तो आप अपने तरीके से भी प्रैक्टिस करके याद कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो आपने देखा 3-3 का ग्रुप देखा और तीनों पर्यायवाची थे। इसी तरह अल्पप्राण और महाप्राण के रूप में भी देखते हैं। लिंग्विस्टिक्स में, भाषा विज्ञान में अल्पप्राण महाप्राण का, घोष का अघोष का इंपॉर्टेंस है, याद रखना पड़ेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में और बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। कौन कौन से निम्नलिखित में से कौन घोष वर्ण है, कौन अघोष वर्ण है, कौन है संवार, कौन विवार, कौन अभ्यंतर प्रयत्न के अंतर्गत, कौन बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह पूछे जाते हैं कौन अल्पप्राण कौन महाप्राण, या छांट करके भी ग्रुप बना देगा, अल्पप्राण घोष अघोष इस तरह से बना करके और नीचे सवाल डाल देगा, एसर्शन रीजन टाइप का बना देगा, समूह आधारित सवाल बना देगा। तो किसी भी सवाल का जवाब, खास करके शिक्षक प्रतियोगिता, नेट एग्जाम्स वगैरह में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं, सीबीएसई बोर्ड, स्टेट बोर्ड्स वगैरह में पूछे जाते हैं, या यूनिवर्सिटी में भी जो सीबीसीएस सिस्टम चल रहा है उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं। विषय वस्तु में जो भी सिलेबस में अंतर्गत ये आएंगे वहां पर ये प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे। तो देखते हैं अल्पप्राण महाप्राण। अल्प का मतलब ही है थोड़ा, फ्यू। प्राण का मतलब ही होता है वायु, प्राण का मतलब वायु। अगर इंसान के भीतर ऑक्सीजन का जाना बंद हो जाए तो उसके प्राण निकल जाते हैं। इसका क्या मतलब है? यानी वायु का जाना बंद हो जाए वही तो प्राण है, क्योंकि वायु है तो जीवित है, वायु नहीं तो जीवित नहीं, और जीवित नहीं है इसका मतलब प्राण नहीं है। तो उम्मीद करते हैं, सुनने में तो थोड़ा मजाक जैसा लगता है, प्राण ही वायु है, क्यों? इसलिए उस ऑक्सीजन को ही प्राण वायु कहते हैं। तो अल्प वायु का प्रयोग हो, और महा मतलब ही बड़ा होता है, ग्रेट, बड़ा, तो महाप्राण। आप इसको आराम से याद रख सकते हैं, समझ करके, रटने की जरूरत नहीं है। अंदर से आने वाली वायु, प्राण की अल्पता यानी थोड़ापन, और अधिकता ज्यादा के आधार पर दोनों भेद व्यंजनों की दृष्टि से ही है। अल्प प्राण और महाप्राण ये व्यंजन वर्णों की दृष्टि से ही ये भेद है। तो आपने शब्द के आधार पर समझ ही चुके हैं, फिर भी देख लीजिए। जिनके उच्चारण में कम प्राण वायु अपेक्षित है वे अल्प प्राण है, इनएस्पायरेट है, और जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक प्राण वायु की अपेक्षा है, रिक्वायरमेंट है, यानी उच्चारण में ज्यादा प्राण वायु की जरूरत पड़ेगी तो उसको महाप्राण कहेंगे, और कम वायु की आवश्यकता पड़ेगी तो उसको अल्पप्राण कहेंगे। चलिए मैं इसको और आसान बना देता हूं। अगर कोई अक्षर को अल्पप्राण है कि महाप्राण है कैसे समझना है, तो देखिएगा आप कितनी आसानी से समझ लेंगे। महाप्राण में अतिरिक्त वायु के कारण ह की अतिरिक्त ध्वनि सुनाई पड़ती है। ज्यादा एयर आएगा तो कैसे पता चलेगा? तो ह जैसा उच्चारण निकलेगा। जैसे एक तरफ अगर आप बोलते हैं क तो दूसरी तरफ ख, जैसे देखिए क अल्प प्राण है तो वहीं उसी से जुड़ा हुआ ख महाप्राण है। अब कैसे इसको याद रखेंगे? तो वर्णों के 1, 3, 5 एवं यन, ये कुल 19 अल्प प्राण है। देखिए 1, 3, 5, तो प्रत्येक 5 वर्ग में से 3-3 ले लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और ये 4 को जोड़ देंगे तो 19 हो जाएगा, 15 4 19 हो जाएगा। और 1, 3, 5 ही अल्प प्राण क्यों है? तो आप देख लीजिए ना, बोल करके ही देख लीजिए ना, पता चल जाएगा। और उससे भी नहीं समझ में आए तो अंग्रेजी में कैसे आप लिखते हैं उससे भी पता चल जाएगा। जैसे क के लिए क्या लिखते हैं? के लिखते हैं, लेकिन वहीं पर ख के लिए क्या लिखते हैं? के एच लिखते हैं। तो के एच इसलिए लिखते हैं कि वहां पर ज्यादा एयर लेते हैं और एच जैसा साउंड सुनाई पड़ता है। तो आप इसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये अल्प प्राण जैसे आपको ये चीज आएगा। और अगर महाप्राण की बात करेंगे तो देखिएगा क्या आ जाएगा।
ये महाप्राण में हो जाएगा और ये अल्प प्राण में हो जाएगा। उसी तरह अगर आप च बोलते हैं तो ये अल्प प्राण में है, लेकिन वहीं पर छ बोलते हैं तो क्या होता है, सी और एच लिखते हैं या डबल एच भी करना पड़ जाता है। और यहां च लेते हैं तो सी एच से काम चल जाता है, च, इसमें ज्यादा हमें सुनाई नहीं पड़ता है च, लेकिन बोलेंगे छ छ तो वहां पर ज्यादा ह जैसा उच्चारण आता है, तो हम उससे पकड़ लेंगे कि उसमें ज्यादा वायु यूज हो रहा है। इसलिए वर्गों के प्रथम, तृतीय और 5 तो आप याद रखेंगे कैसे। अल्प प्राण में अल्प 1 3 5 य व र ल 1 3 5। तो देखिए प्रथम वर्ण बात करेंगे तो ये आ गया क च ट त प। अगर आप माहेश्वर सूत्र को याद रखते हैं तो आराम से याद आ जाएगा, क च ट त प ऐसे करके आप याद कर लेंगे, उस सीक्वेंस में ही वो दिया हुआ है। आएगा तो एक साथ प्रथम अक्षर, उसी तरह आएगा तो ग ज ड द ऐसे करके आएगा, देखिए ग ज ड द ब। उसी तरह अगर पंचम वर्ण आएगा तो एक ही साथ आता है यामा अंगा ना ना मा, इसी रूप में, और सीक्वेंस भी यही रहता है, यामा अंगा ना ना मा आता है। और ये भी आएगा तो ह य व र ल, देखिए ह को हटा दीजिए, ह य व र ल। तो माहेश्वर सूत्र को आप याद कर सकते हैं, जो द्वितीय वीडियो में पूरा लिख दिया गया है। प्रथम 4 सूत्र में टोटल स्वर वर्ण आ जाते हैं और अंतिम जो 10 सूत्र हैं उसमें सभी व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। तो आप वर्ण विचार व्याख्यान संख्या 2 को आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। तो आपने देखा अल्प प्राण के अंतर्गत आपने क्या लिया, 1 3 5 और यन को लिया। तो 1 3 5 ले ही लिए हैं तो आप देख लीजिए ना, महाप्राण में कौन आएंगे, 1 3 5 ले लिए तो कौन बच जाता है। तो देखिए वर्गों के 2 और 4 आ गया, और य व र आपने 4 अक्षर ले ही लिया है, य व र ल 4 ले लिया है, तो बच क्या गया है, 8 अक्षर तो उसमें होते ही हैं य र ल वाले में। तो तीनों श और ह, क्योंकि आप जानते हैं स का उच्चारण करते हैं तो रगर और घर्षण के साथ ज्यादा वायु का प्रयोग यूज होता है, और ज्यादा वायु निकलती है उष्मा के साथ निकलती है, इसलिए इसको उष्म वर्ण भी बोलते हैं। और इस महाप्राण के उच्चारण करने में रोमन लिपि में प्रायः, सब जगह की बात नहीं करेंगे, रोमन लिपि में जनरली एच जोड़ना पड़ता है। तो आपको लगता होगा लिपि क्या है, तो जब भी हम कोई वर्णों का उच्चारण करते हैं, जो ध्वनि बोलते हैं, जो साउंड निकालते हैं, उसको अगर हम संकेतात्मक रूप में लिख देते हैं तो जो लिखने का जो है ना, उसी को बोलते हैं, किसी ध्वनि का संकेतात्मक रूप जो है, अक्षरात्मक रूप जो है, वही हमारा लिपि कहलाता है, स्क्रिप्ट कहलाता है। तो अंग्रेजी के लिए रोमन यूज होता है, संस्कृत और हिंदी को लिखने के लिए जो ध्वनि का संकेतात्मक अक्षरात्मक रूप है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देवनागरी बोलते हैं। तो आपसे पूछा भी जाएगा हिंदी किस लिपि में लिखा जाता है, किस स्क्रिप्ट में लिखते हैं, इसका स्क्रिप्ट क्या होता है, देवनागरी। लिपि क्या है, देवनागरी है। और इंग्लिश किस में लिखते हैं, इंग्लिश के लिए रोमन स्क्रिप्ट का यूज करते हैं, ROMAN, रोमन। चलिए ठीक है, देखते हैं। फिर मैजिकल फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, आराम से याद रह जाएगा। अल्प प्राण 1 3 5 य व र ल 19, महाप्राण 2 2 2 4 स स स ह।
तो एक अगर अल्प प्राण को भी अगर आप याद रख ले तो छांट करके वर्णमाला के जितने अक्षर बचेंगे उसको आप महाप्राण में रख लीजिए। तो पूरे वर्णमाला के सभी अक्षरों को अगर हम चाहें तो अल्प प्राण महाप्राण के रूप में बांट सकते हैं, उसी तरह घोष और अघोष के रूप में बांट सकते हैं, उसी तरह अभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न के रूप में भी बांट करके देख सकते हैं। तो चलिए, प्रयत्न विचार ही आज के व्याख्यान का सबसे मुख्य विषय वस्तु टॉपिक था जो समाप्त हुआ। अब कुछ अन्यान्य बिंदु जो छोटे छोटे बिंदु है जो वर्णमाला से संबंधित है और प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है लेकिन कोई बात नहीं, इसके आगे हम लोग थोड़ा छोटा छोटा वीडियो के ऊपर काम करेंगे। अब देखते हैं कि उसको समाप्त ही करते हैं। जिह्वा मूल्य और उपधमानीय शब्द में इसके मीनिंग में भी कुछ छुपा हुआ है। जिह्वा मूल्य, मूल का मतलब है तो रूट, जिह्वा के रूट से, ऐसा क्या है। और उपधमानीय, उप का मतलब नियर होता है। तो क या ख के पूर्व विसर्ग के उच्चारण के जैसा उच्चारण को जिह्वा मूल्य कहते हैं, और प और फ के पूर्व अगर विसर्ग के जैसा उच्चारण हो तो उसे उपधमानीय कहते हैं। इस प्रकार इसको चिन्हित कैसे करते हैं, तो इसको चिन्ह कैसे किस रूप में लिखते हैं, तो इसके लिए इस तरह का चिन्ह लगा देते हैं, इस तरह से, यानी प और फ के पूर्व, क या ख के पूर्व इस तरह का सिंबल अगर लगा दें तो आप समझ जाइएगा। क के पूर्व अगर लगा दें, जैसे यहां पर देखिए मैंने जानबूझ के खाली रखा है ताकि आपके लिए लिख सकें, अगर ऐसा सिंबल लगा दें, इस तरह का सिंबल लगा दें, इस तरह का सिंबल लगावे, इस तरह का सिंबल लगावे, तो इसको हम ऊपर वाले को क ख के पूर्व जिह्वा मूल्य और प फ के पूर्व उपधमानीय बोलेंगे। वैदिक संहिताओं में इस उच्चारण का इंपॉर्टेंस था, महत्ता थी। आज ये केवल विसर्ग के रूप में भी हम लोगों को दिखता है। कहीं कहीं पर इन दोनों ध्वनियों को अर्ध विसर्ग भी कहा जाता है। अर्ध विसर्ग किसको? जिह्वा मूल्य और उपधमानीय को क्या बोलते हैं? अर्ध विसर्ग। जैसे देखिए संस्कृत में है कह करोति, तो यहां पर क्या बोलता है? क या ख के पूर्व विसर्ग के, तो कहां पर है? किस क और किस ख के पहले विसर्ग के जैसा उच्चारण आता है? तो इस क के पहले आता है, कलर किया हुआ है, आप आराम से देख सकते हैं। तो क और ख के पूर्व विसर्ग के उच्चारण के जैसा अगर उच्चारण है तो कह करोति, कह करोति, कह करोति, तो इस क के पूर्व विसर्ग के जैसा उच्चारण आता है। किस क और ख को जिह्वा मूल्य बोलेंगे? इसको नो, इसको नो। किसको बोलेंगे? इसको बोलेंगे। उसी तरह प और फ के पूर्व अगर विसर्ग के जैसा साउंड सुनाई पड़े, कह पचति, कह पचति, कह फलति, कह फलति, कह फलति, तो प और फ के पहले, इसके पहले ये विसर्ग का उच्चारण सुनाई पड़ रहा है, तो इस प को और इस फ को जिह्वा मूल्य कहेंगे। और इसको कैसे पहचानेंगे? तो उसके आगे इस तरह का सिंबल आपको लगा रहेगा, इस तरह से दर्शाने के लिए, इस तरह से लिखेंगे। आपने देखा ही कि वैदिक संहिताओं में, वैदिक मंत्रों में इस सब का प्रयोग होता था। अब केवल हम लोग विसर्ग के रूप में ही इसको देखते हैं। दूसरा है विषय बिंदु है अयोगवाह। इसके मीनिंग को आप समझ सकते हैं कैसे? अ जोड़ योग, और इसको आप चाहें तो शब्दों के रूप में तोड़ना है, यहां कोई संधि नहीं है। अयोगवाह, अ का मतलब है नो, नहीं। योग का मतलब है साथ। वाह का मतलब है ढोने वाला, वहन करने वाला, वहन करने वाला, कैरी करने वाला, ढोने वाला। तो ये अयोगवाह जो है ना, इसके अंतर्गत ये 5
बिंदुओं को रखा जाता है। अनुस्वार विसर्ग, अभी तक आप मुख्य रूप से इसी को आप पढ़ते हुए आए। अयोगवाह में अंग और अह को क्या बोलते हैं? अंग, जो अनुस्वार के रूप में दिखाई पड़ता है, और अह जो विसर्ग के रूप में दिखाई पड़ता है। कैसे लिखते थे? इसके ऊपर ये लिख देते थे तो ये अंग अनुस्वार आ जाता था। यही क्या है? अनुस्वार है। और ये जो है ये विसर्ग है। जैसे कैसे लिखते थे? अ के आगे 2 बिंदु लिख देते थे, तो इसी को हम लोग क्या बोलते थे? विसर्ग बोलते थे। अंग और अह को अयोगवाह कहते हैं। इसका कारण क्या है कि ये अनुस्वार और विसर्ग, पहली बात है कि ये अकेले नहीं आ पाता है, यह किसी न किसी स्वर के साथ ही आता है। तो इस कारण से बोलेंगे कि अ मतलब नहीं, बिना योग के, बिना किसी ढोने वाला के ये चल नहीं सकता है। इस कारण से भी अयोगवाह बोलते हैं। और दूसरा कारण इसके पीछे है, पाणिनि के अष्टाध्यायी में वर्ण से संबंधित जो 14 सूत्र हैं, जिसको महेश या महेश्वर सूत्र कहते हैं, वर्ण सूत्र कहते हैं, उन 14 सूत्रों के भीतर में अंग और अह ये 2 अक्षर नहीं आ पाते। अर्थात ये एक तो स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते, इस कारण से अयोगवाह है। शब्द में ही उसका मीनिंग निहित है, अयोगवाह, अकेला नहीं रह सकता, बिना किसी योग के नहीं रह सकता, इसलिए अयोगवाह है। और 14 माहेश्वर सूत्रों में भी इसका योग नहीं है, मतलब उसमें यह शामिल नहीं है, इसलिए भी यह अयोगवाह है। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि इसके अलावा 3 और को भी अयोगवाह के अंतर्गत रखते हैं। जिह्वा मूलीय, उपधमानीय और यम, ये अकेले ऐसे भी नहीं चलता। आप यहां पर उदाहरण में आपने देखा, जब जिह्वा मूलीय आप देखें तो क्या देखे हैं कि अकेले ये नहीं रह पाता। ये यहां पर ये क जिह्वा मूलीय है, यहां ख जिह्वा मूलीय है, लेकिन आता किसके साथ है? इस क के साथ ये विसर्ग आ रहा है, तब ये क और ख जो है जिह्वा मूलीय बन रहा है। तो यहां भी ये स्वतंत्र रूप से नहीं है। तो आपने देखा अनुस्वार, विसर्ग, जिह्वा मूलीय और उपधमानीय, ये तो अयोगवाह में आ गया। एक नया शब्द आपके सामने यम आ गया। यम का मतलब है ट्विंस, जुड़वा। ये 5 को अयोगवाह कहा जाता है क्योंकि ये स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, किसी वर्ण से जुड़कर है ही ये यूज्ड हो सकते हैं, प्रयोग में आ सकते हैं। इसलिए इसके बारे में क्या कहा गया है? आकारादिना वर्ण समामनायेन सन्निहिता संतः ये वहंती आत्मलाभम ते अयोगवाह। चलिए, इस पर बहुत ध्यान देने की बात नहीं है। ऊपर में जो ये स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, ये किसी वर्ण से जुड़कर ही वर्ण समामनाय सन्निहिता संतः वहंती आत्मलाभम, तभी ये अपना आत्मलाभ प्राप्त करता है, वही अयोगवाह कहलाते हैं। ये वही बात कहा गया है जो पहले कह दिया गया। अ के साथ अनुस्वार होने पर इस तरह से लिखते हैं अम, और विसर्ग होने पर इसको अह इत्यादि लिखते हैं, और ऐसा ही जुड़कर यह प्रयोग होता है। अनुस्वार तथा विसर्ग स्वर वर्णों के बाद ही होते हैं, यह ध्यान रखना है। अचः परावनुस्वारात् स्वार विसर्गौ सिद्धांत कौमुदी में कहा गया। चलिए, अगर सारे चीजों को अगर हम थोड़ा देर के लिए साइड भी कर दिया जाए तो परीक्षा की दृष्टि से कैसे इसको याद रखें? मैजिकल ट्रिक, से 21 टाइम्स नॉन स्टॉप। अयोगवाह अ से शुरू है और अनुस्वार आपको दिमाग में पहले से चल रहा है, विसर्ग पहले से जानते हैं। तो अयोगवाह अनुस्वार, एक साथ बोल लीजिए, अयोगवाह अनुस्वार विसर्गयम जिह्वा मूलीय उपधमानीय। अयोगवाह अनुस्वार विसर्गयम, अयोगवाह अनुस्वार विसर्गयम जिह्वा मूलीय उपधमानीय। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। आपका बच गया यम। चलिए यम को भी देख लेते हैं। कुछ बातें यहां पर बेसिक है, कुछ बातें एडवांस लेवल की है। बोर्ड के विद्यार्थी के लिए भी ये उतना ही महत्वपूर्ण ये कक्षा है, उतना ही उच्च कक्षाओं के लिए, पीजी कक्षा तक भी इसका आप उपयोग कर सकते हैं। तो थोड़ा सा शुरुआत में सरल रहेगा, कुछ कठिन भी रहेगा। तो ये वीडियो आपके लिए 2 in 1 है।
जो बच्चे आज बोर्ड एग्जाम की परीक्षा दे रहे हैं, फिर इंटरमीडिएट में भी अगर पढ़ेंगे, फिर आगे की कक्षाओं में पढ़ेंगे, तो एक ही वीडियो उनके लिए अंत तक काम आ जाएगा। यम प्रातिसाक्ष्य ग्रंथ, वैदिक उच्चारण के बोधक ग्रंथ को प्रातिसाक्ष्य ग्रंथ कहते हैं। उन प्रातिसाक्ष्य ग्रंथों में यम की चर्चा है। वर्गों के पंचमाक्षर के पहले, आप वर्ग तो जानते हैं, 5 ही वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 5 वर्गों के जो अंतिम अक्षर हैं, अनुनासिक वर्ण भी उसको बोलते हैं, जिसमें उच्चारण में नाक का हेल्प लेते हैं, जैसे च, छ, ज, झ, ञ, क, ख, ग, घ, अंग। उसी तरह ट, ठ, ड, ढ, न, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये सब जो अक्षर आते हैं, तो वर्गों के पंचमाक्षर के पहले किसी भी वर्गीय वर्ण की, वर्गीय मतलब वही 5 वर्ग वाले वर्ण की द्विरुक्ति होने पर, डबल 2 बार आ जाने पर, बीच वाले वर्ण को यम कहा जाता है। चलिए, दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं डालना है, उदाहरण से आप आराम से समझ लेंगे। यम का अर्थ ही होता है ट्विंस, और जुर्बा में दूसरा वर्ण यम होता है। जब जुर्बा आप जहां भी देखेंगे तो उसमें दूसरा वर्ण जो आएगा वो यम हो जाएगा। जैसे कैसे, उदाहरण में देखिए, पलक्कनी, तो पंचमाक्षर के पूर्व, तो पंचमाक्षर क्या है, देखिए इसमें क्या दिख रहा है, पंचमाक्षर न दिख रहा है, पंचमाक्षर 5वां अक्षर है। तो पंचमाक्षर के पहले किसी भी वर्गीय वर्ण की द्विरुक्ति, तो पंचमाक्षर के पहले किसका द्विरुक्ति हो गया, क का, क और क 2 बार संयुक्त हो, तो इसकी द्विरुक्ति होने पर कौन सा वर्ण, द्विरुक्ति होने पर बीच वाले वर्ण को यम कहते हैं। तो बीच वाला वर्ण कौन है, 5वां ये है, और ये क का द्विरुक्ति हो गई, तो बीच वाला वर्ण कौन है, ये क है। यही क जो है, इसी को हम यम बोलेंगे। 9 पंचमाक्षर है, और उसके पूर्व क का 2 बार आना हुआ है, और दूसरा क जो है 9 के पहले ठीक पूर्व में है, वही तो यम है। अब कहेंगे कि इसको जानने की क्या जरूरत है, ठीक है, वेदों का अध्ययन करेंगे तो उसमें आएगा, उच्च कक्षाओं में आएगा, और अयोगवाह के भीतर में है। अगर हमने बोल दिया कि अयोगवाह के अंतर्गत 5 आते हैं और यम आ गया, तो यम आप खोजेंगे कि व्हाट इज यम, तो यम यही है। इसी प्रकार चखनतु, तो 9 जो है पंचमाक्षर है, उसके पूर्व वर्गीय वर्ण की द्विरुक्ति हो गई है, क वर्ग का क ख, क वर्ग में ख आता है, दूसरा वर्ण वो 2 बार आ गया है, तो इसके बीच वाले वर्ण जो यही तो यम है आपका। इस तरह से आप समझ लेंगे। उसी तरह अग्नि में गौ को समझ लेंगे, जघनतु में घ को समझ लेंगे। वैदिक उच्चारण में इसका उपयोग था, और यम भी अयोगवाह डिपेंडेंट लेटर के अंतर्गत ही था, इसलिए इसका जिक्र करना आवश्यक था। एक है मात्रा, मात्रा के बारे में प्रथम वीडियो में भी संक्षेप में बताया गया था, लेकिन चलिए यहां पर हम लोग एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं उनके लिए जो पहली बार देख रहे हैं। स्वर वर्णों के उच्चारण में मात्रा का महत्व है, इसके जिसमें उच्चारण में लगने वाला समय का बोध होता है। चलिए मोटे शब्दों में मैं बताता हूं। जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण के दौरान साउंड को, ध्वनि को मुख से बाहर आना पड़ेगा, तभी हमको आपको किसी और को सुनाई पड़ेगा। तो उच्चारण के लिए मुख से बाहर लाने के लिए जितना कम से कम समय लगता है, जितना में कि उच्चारण किसी अक्षर का, वर्ण का हो जाता है, उस लगने वाले मिनिमम टाइम पीरियड को, न्यूनतम टाइम को, कम से कम समय को एक मात्रा कहते हैं। और किसी भी वर्णों के उच्चारण के लिए एक मात्रा का समय चाहिए। तो मात्रा की दृष्टि से ह्रस्व स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा लगता है, दीर्घ स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसको एक मात्रिक, इसको द्विमात्रिक, और प्लुत स्वर के उच्चारण में कम से कम 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए उसको त्रिमात्रिक कहते हैं और उसके आगे 3 लिख देते हैं। और व्यंजन को अर्धमात्रिक कहते हैं। तो आप बोलेंगे कि सर बोल रहे हैं कि कम से कम 1 मात्रा का समय चाहिए, तो व्यंजन बिना स्वर के उसका उच्चारण हो ही नहीं पाता है, तो हम जब स्वर को हटा देते हैं इस कारण से उसको अर्धमात्रिक कहते हैं। यह भी पहले से नोन है कि ह्रस्व को लघु और दीर्घ को गुरु अक्षर भी कहते हैं।
इसलिए आप देखते होंगे जब बोलते हैं ई तो उसको बोलते हैं ह्रस्व ई, और जब बोलते हैं ई तो उसको बोलते हैं दीर्घ ई। तो ह्रस्व को लघु बोलते हैं क्योंकि उसमें कम टाइम लगता है, इसलिए उसको छोटा टाइम वाला बोलते हैं, इसलिए आप लोग छोटी ई भी बोलते हैं। और दीर्घ को बड़ी ई बोलते हैं क्योंकि वो गुरु है, उसमें ज्यादा समय लगता है। तो व्याकरण के सूत्रों में और छंद शास्त्रों में इसका बहुत प्रयोग हुआ है। तो जब ग्रेजुएशन की कक्षाओं में या इंटरमीडिएट में छंद विचार करेंगे तो यहाँ पर ह्रस्व यानी लघु, दीर्घ मतलब गुरु या प्लुत, इन सब का उपयोग आपको देखने को लिए मिलेगा। इसलिए मात्रा का ज्ञान, कम से कम बेसिक ज्ञान आवश्यक है, और ये वर्णों के दौरान ही इसको पढ़ लेना होता है। वीडियो लंबा रहे, डोंट वरी, इसको आप कई टुकड़ों में देख सकते हैं, सुविधानुसार देख सकते हैं। देखिए, ये केवल आप लोगों के पढ़ने लिखने के लिए है, मेरा और कोई अभी मकसद नहीं है। मैं संस्कृत और संस्कृत के ज्ञान को, जो हिंदी को और मजबूत बनाएगा या अन्य भाषाओं से आपको जोड़कर लिंग्विस्टिक्स को, भाषा विज्ञान को समझने में सुविधा होगी, चाहे अंग्रेजी हो या कोई विदेशी लैंग्वेज भी पढ़ेंगे। अगर संस्कृत का ज्ञान है तो इंडो यूरोपियन लैंग्वेज यानी भारतीय भाषा परिवार का लैंग्वेज, और जब यूरोपीय लैंग्वेज परिवार से जब आप इसको तुलना करेंगे तो इसमें यह संस्कृत का यह सब ज्ञान आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होगा। इससे संस्कृत के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ेगा। अ, ई, उ, री तथा लृ, ये 5 वर्ण लघु हैं। मूल स्वर भी है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछे जाते हैं मूल स्वर कौन है, कौन कौन है, तो यही 5 को मूल स्वर कहा जाता है। और इन्हीं के दीर्घ रूप होते हैं आ, ई, उ और री। लृ का चूंकि दीर्घ होता नहीं इसलिए नहीं लिखा गया, तो आप इस चार्ट के माध्यम से, टेबल के माध्यम से इसको आप समझ लीजिए। अ का दीर्घ आ, ई का दीर्घ ई, उ का दीर्घ उ, री का दीर्घ री, और लृ का दीर्घ नहीं होता है, इसलिए इसको ध्यान में रखना है। इसी तरह ए, ओ, औ, ये इन्हीं अक्षरों के मेल से बनता है। संधि के दौरान इसका अध्ययन करेंगे, चूंकि वीडियो लंबा हो गया इसलिए इस पर अब चर्चा नहीं करेंगे। यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि संयुक्त व्यंजन के पूर्व लघु अक्षर गुरु माना जाता है। अगर ह्रस्व अक्षर भी है, लघु अक्षर भी है, लेकिन अगर कोई संयुक्त अक्षर के पूर्व, संयुक्त व्यंजन के अगर पहले में अगर लघु अक्षर भी आएगा तो उसको गुरु मानेंगे। संयोगे गुरु, पाणिनि ने ऐसा कहा है। जैसे देखिए चक्र, ये क्र जो है एक संयुक्त अक्षर है और इसके पूर्व च में अ लगा हुआ है, तो देखिए इसको तोड़िए, च का अ, च जोर अ, और अ जो है ये लघु है, आप जानते हैं यहां पर लघु अक्षर है, देख लीजिए यहां पर अ जो है ह्रस्व में है, लघु में है। तो च जो है, च के आगे अ, और क्र के पहले होने के कारण, संयुक्त अक्षर के पहले होने के कारण, लघु होने पर भी जब छंद शास्त्र में छंदों के ज्ञान के दौरान जब इसका काउंट करेंगे तो इसको हम क्या मानेंगे, लघु होने पर भी क्र के पूर्व होने के कारण ये गुरु है, और इसकी एक नहीं 2 मात्रा काउंट करेंगे। क्योंकि जब छंद पढ़ेंगे तो वहां पर आप मात्रिक छंद पढ़ेंगे, एक वार्णिक और दूसरा मात्रिक, यानी वर्ण को काउंट कर लेंगे, अक्षर को काउंट करके गिनती करेंगे, और दूसरा मात्रा को काउंट करेंगे। तो वहां पर मात्रा का काउंट करने में यह ज्ञान जो है आपके बहुत काम आने वाला है। यहां पर यह नोट के रूप में है, ध्यान देने योग्य बात है, विशेष ज्ञान है। अनुस्वार और विसर्ग के साथ जुड़ते हैं तो उसे भी गुरु कर देते हैं। अगर यह स्वर जो है अनुस्वार विसर्ग के साथ भी जुड़ेगा, जैसे रामम, राम, यहां पर म जो है अनुस्वार के साथ है, म का अ, जब हम राम को तोड़ेंगे तो कैसे टूटता है, देखिए र जोर आ, तो बन गया रा, फिर उसी तरह जोड़ेंगे म जोर अ के ऊपर अनुस्वार होगा। तो यहां पर क्या है, अ है, और यहां पर क्या है, अनुस्वार। इसको भी हमने तोड़ दिया, रा ये बन गया रा, और यहां पर ये म है, म में अ चलाएगा तो कंप्लीट म बनेगा, उसके ऊपर ये अनुस्वार चला जाएगा। तो ये अ जो है अनुस्वार के पहले का अ ह्रस्व है, लेकिन यहां पर इस कंडीशन में ये गुरु बन जाएगा।
और तीसरा आपने देखा प्लूत स्वर। प्लूत स्वर का प्रयोग दूर से पुकारने में, या कोई स्वर के ऊपर हम ज्यादा देर के लिए चढ़ जाए, यानी वो ठहरा हुआ लगे, तो वैसे कंडीशन में वो प्लुत बन जाता है। इसके लिए अलग से कोई वर्णमाला में वर्ण नहीं बनाया गया है। ह्रस्व या दीर्घ स्वर ही प्लुत का कंडीशन पैदा करेगा, यानी उच्चारण में ज्यादा मात्रा का समय लेगा तो वो प्लुत बन जाएगा। और कम से कम 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए दिखाने के लिए उस स्वर के आगे 3 लिख देते हैं। जैसे आप उच्चारण करते होंगे, राम राम अत्रा गच्छ, तो यहां पर राम में राम और इसमें है अ के ऊपर बुलाने में जोर पड़ गया, इसलिए ये प्लुत बन गया। और इस अ के आगे हम 3 लिख देंगे, मतलब अ यहां पर देखने में ह्रस्व स्वर है लेकिन ये प्लुत बन चुका है। वेदों और संगीत में इसका प्रयोग होता है। प्लुत स्वर की अलग से कोई संधि नहीं होती है। जैसे आप ओम का उच्चारण करते हैं तो वहां पर आप देखते हैं ओ पर ज्यादा जोर दे देते हैं। कैसे बोलते हैं? ओम, ओ पर ज्यादा जोर पड़ गया, यानी ओ जो है दीर्घ स्वर है, आपने देखा है वो दीर्घ के अंतर्गत आता है, लेकिन ज्यादा समय लेने के कारण वो प्लुत बन जाता है। अब वर्णों का सार, निष्कर्ष, संयुक्त व्यंजन या संयोग या संयुक्ताक्षर के रूप में देखते हैं। उसमें कुछ कुछ बिल्कुल ही अलग हट करके है जो आपको आश्चर्य में डालेगा। तो संयुक्त वर्णों का थोड़ा सा अभ्यास आज हम लोग साथ में करेंगे। आपके साथ मैं भी यहाँ पर बोलूँगा, लिखूंगा भी, देखते हैं। ये अंतिम है, इसी के साथ ये कक्षा समाप्त हो जाएगी। संयुक्त व्यंजन का क्या मतलब है? जब 2 या अधिक व्यंजनों के बीच में, जब 2 या 2 से ज्यादा व्यंजनों के बीच में, कंसोनेंट्स के बीच में अगर कोई वॉवेल नहीं रहे, कोई स्वर वर्ण नहीं रहे, तो उसी को हम संयुक्त या संयुक्त अक्षर बोलते हैं, संयुक्ताक्षर बोलते हैं। हलो अंतरा संयोग, 2 हल के बीच में अंतरा नहीं रहे, कोई नहीं कौन रहेगा? तो स्वर नहीं रहेगा। तो 2 व्यंजनों के बीच से अगर स्वर को गायब कर दे तो वहां पर वो आपस में मिल जाएगा, संयुक्त हो जाएगा, कंबाइंड हो जाएगा। देखते हैं उदाहरण के माध्यम से और आसानी से आप समझ सकते हैं। कुछ संयुक्त व्यंजनों में तो मिलने वाले व्यंजन स्पष्ट दिखते हैं। कुछ संयुक्त व्यंजनों में तो कौन कौन अक्षर मिल रहे हैं वो हमें क्लियर दिख जाता है, लेकिन कुछ कुछ में वो फ्यूज कर जाता है, वो आपस में ऐसा मिल जाएगा कि पता ही नहीं चलेगा कि कौन कौन सा चीज मिला हो। तो उसी का आज अभ्यास करेंगे। जैसे क्ल में दिख रहा है कि क है, अगर हम क्ल की बात करें तो क और जोर ल कर दें, जोर अ कर देंगे तो ये बन जाएगा क्ल। ये देखिए ये वाला उदाहरण, क से स्वर को निकाल दिए, इसलिए क्या करेगा? ये स्वतंत्र रूप धारण नहीं कर पाएगा, क नहीं रह पाएगा। अब क्या करेगा? अगला वाले के साथ वो मिलने के लिए जोर लगा देगा। तो जैसे इससे हमने स्वर बीच में नहीं रखा तो ये ल से मिल गया, इसलिए देखिए क के साथ ल को मिल गया और ल का पूरा उच्चारण कर रहे हैं, इसलिए इसका मतलब है इसमें अ है, क्ल। तो यहां क और ल दिख रहा है कि ये 2 अक्षर आपस में संयुक्त हुआ है, जैसे मन, च्य, शल इत्यादि। किंतु लिपि विज्ञान के कारण जो ध्वनि को लिखने में जो बदल देते हैं, जिसको आप लिपि या स्क्रिप्ट बोलते हैं, तो उस लिपि विज्ञान के कारण कुछ के रूप बदल जाते हैं। जैसे देखिए अक्ष, इसको कैसे लिखते हैं अक्ष को? तो इसमें आता है क जोड़ मूर्धन्य स रहता है, ये याद रखना है, जोड़ अ। इसलिए जब अंग्रेजी में आप लिखेंगे तो इसको क्या लिखते हैं? के, और इसमें चूंकि वॉवेल नहीं है इसलिए ए नहीं लिखते हैं, के एस एच से तालव्य स और मूर्धन्य स दोनों बनता है, के एस एच। और चूंकि हम आगे
इसमें अंडरस्टूड है, इसलिए इसी के लिए हम अगर इस अक्षर को अंग्रेजी में लिखना पड़े तो इस रूप में लिखना पड़ेगा, KSH। उसी तरह त्र, ये तो सीधा सीधा है, इसमें भी रूप कैसे है, बदल गया। आप क्या लिखते हैं, त्र। एक्चुअल में क्या है, इस त के भीतर में आपने इस र को लगाया है, इसलिए समय के साथ ये धीरे धीरे इस रूप में दिखता है। ये त का ये वाला पार्ट को गायब कर दिए, धीरे धीरे क्या हो गया, इस तरह से बन गया। आपके ऊपर निर्भर करता है, आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, और यही रूप तो बदलते 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 ऐसा हो गया है लिपि विज्ञान के कारण। उसी तरह ज्या, लोग हम लोग ज्ञ भी बोल देते हैं, लेकिन यह है ज्या। एक्चुअल में अगर ज्ञ बोलेंगे तो ग य संयुक्त तो सुनाई पड़ेगा, लेकिन है ये क्या, ज्या। बोलते बोलते हम लोग विज्ञान, वो शुद्ध उच्चारण है, वो सही है, लेकिन उसको हम लोग धीरे धीरे विज्ञान बोलते हैं। तो यह है ज और य संयुक्त है। उसी तरह ज य आपस में फ्यूज करते करते ऐसा बन गया है, देखिए ये दिख भी रहा है, ज जोर य, आपस में इसको मिला के देखिए तो ज के साथ य मिलाते हैं तो कैसे बन जाता है, देखिए ये ज्ञ इस तरह का, क्या इसमें दिख रहा है, देखिए कहीं ना कहीं हमको इसका ये रूप नीचे में दिख रहा है, ये दिख रहा है, और ये ज हमको कंप्लीट दिख रहा है, देखिए ये ज दिख रहा है, और इसी को ऐसे कर देते हैं तो ज्ञ बन जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये वाला रूप जो है, ये जो है आपस में फ्यूज कर गया, देखिए ये वाला रूप। तो लिपि विज्ञान के कारण ये बदलाव आया, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तो है, आप इसको देख सकते हैं। इसी तरह दिया, ये द्य जो है ये एक्चुअल में द और य संयुक्त हुआ है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए द्य, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो गया है, ऐसे हो गया है, देखिए इसमें दिख रहा है ना, ये द दिख रहा है और इसमें य दिख रहा है, तो ये है द्य। और ये तो है दध, यानी द और ध संयुक्त है, प्र है, पर ये इसमें क्लियर दिख रहा है, इस समय कहीं दिक्कत नहीं है, त संयुक्त है, त होगा तो ये डबल त इस रूप में दिखता है, यहाँ पर कुछ खास नहीं है। तो हमें क्या जानना चाहिए, ज्ञ को जानना चाहिए, हमको खूब अच्छे से अक्षर को जानना चाहिए, ये सब जानना चाहिए। उसी तरह स्र है, तो स्र को भी देख लीजिए, ये एक्चुअल में क्या है, ये जो आप स्र देख रहे हैं इसको देखना चाहिए, ये है तलव्य स है, और तलव्य स में ये लगा हुआ है र, धीरे धीरे ये तलव्य स का र जो है बदलते बदलते क्या बन गया है, इस रूप में बन गया है। तो आपको इसमें तलव्य स भी दिखेगा, र भी दिखेगा। तो अगर आपको श्रृंगार लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, श्रृंगार का। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसे लिखते हैं, तो ये अशुद्ध है, क्योंकि इसमें र एक बार नहीं बल्कि 2 बार र आ गया है, नहीं करना है ऐसा। ओके, तो इस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं। ध्यातव्य है कि इन सभी उदाहरणों में अ लगा हुआ है, त प अ सब में अ लगा है, अ को अलग करके नहीं दिखाया गया। अब अंतिम वर्ण विश्लेषण, वर्ण विच्छेद। जैसा कि मैंने इससे पहले कुछ वर्णों का विच्छेद करके बता दिया है, तो आप चाहें तो इस पर आप खुद अभ्यास कर सकते हैं। जैसे मैंने विज्ञान के बारे में बता दिया, नक्षत्र में अक्षय है, उसी तरह श्रद्धा है, श्रृंगार है। मैं आज कुछ और बताना चाहूँगा, जैसे शंकर और आशीर्वाद, ये 2 के बारे में बताना चाहूँगा। श्रृंगार के बारे में बता दिया है कि शुद्ध और अशुद्ध कैसा होता है। तो शंकर, इसमें साउंड कैसा सुनाई पड़ता है, तो आप अगर लिखते हैं SHANKAR, शंकर, और अगर इसको इस तरह से लिखेंगे तो क्या दिखाई पड़ता है, स न क र, इस तरह से शंकर। तो जो अनुस्वार का जो है एन का जो साउंड है कहां पर आ रहा है और किसके पहले आ रहा है, तो देखिए क से जस्ट पहले न का साउंड आ रहा है,
लेकिन ये जा कहां पर रहा है, ये क के देखिए शंकर, शनकर, शनकर आ रहा है इस स के बाद, लेकिन ये जा कहां पर रहा है अनुस्वार के रूप में, इसके पहले। तो अनुस्वार जो है जहां पर उसका साउंड सुनाई पड़ेगा उससे जस्ट पहले वाले अक्षर के ऊपर ही आ जाएगा, ये याद रखना है। इसमें कई बच्चे, कई स्टूडेंट्स गलती करते हैं। शंकर साउंड कहां सुनाई पड़ रहा है, स के बाद सुनाई पड़ रहा है न का साउंड, लेकिन आ कहां रहा है, स के ऊपर आ रहा है। तो जो अनुस्वार वाला जो आएगा, जहां का न का उच्चारण आपको सुनाई पड़ेगा और उसको अनुस्वार में बदलना है, तो अपने से जहां साउंड सुनाई पड़ेगा उससे जस्ट पहले वाले अक्षर के ऊपर डाल देंगे। जैसे मंगल अगर आप लिखते हैं तो मंगल, तो मन गल, इस तरह से आप उच्चारण न का, आधा न का साउंड सुन रहे हैं, तो ये न का अनुस्वार कहां पर चला जाता है, म के ऊपर चला जाता है, इसलिए क्या लिखते हैं, मंगल, इस तरह से हिंदी में। संस्कृत में तो इस तरह से भी लिख देते हैं, अंगा के नीचे। बहुत सारा नियम है, देखेंगे कैसे होता है, संधि में पढ़ेंगे उसको, मंगल। और दूसरी गलतियां कहां लोग करते हैं, रेफ के लेकर के। जैसे एक उदाहरण हमने लिया है आशीर्वाद का, देखिए आशीर्वाद का, इसको मैं हटा देता हूं। आशीर्वाद, अनुस्वार के केस में आपने क्या देखा, साउंड जहां पर न का सुनाई पड़ता है उससे पहले वाले अक्षर के ऊपर अनुस्वार डालेंगे। लेकिन आशीर्वाद में क्या सुनाई पड़ रहा है, देखिए तो आशीर्वाद, ये स के बाद सुनाई पड़ रहा है र का, लेकिन ये जा कहां पड़ रहा है, देखिए व के ऊपर जा रहा है, यहां पर ये रेफ जा रहा है। तो अनुस्वार में अपने से पहले वाले पर, और र के सेंस में जब हाफ र का यूज करेंगे तो वो अपने से जहां र सुनाई पड़ेगा उसके बाद वाले अक्षर पर डालेंगे उसको। इसलिए देखे होंगे यहां देखिए आशीर्वाद, तो आप कोई गलती अब नहीं करेंगे क्योंकि पहले उच्चारण कर लेंगे और र जहां सुनाई पड़ेगा उसके अगला अक्षर के ऊपर आपको डाल देंगे। और कोई अगर उदाहरण अगर आपको दिखे तो देखिए करतुम, यहां पर कहां सुनाई पड़ रहा है, र यहां पर सुनाई पड़ रहा है, लेकिन कहां पर जाएगा तो त के ऊपर चला जाएगा, इसलिए त के ऊपर यह रेफ चला गया। उसी तरह निर्मिति, देखिए नी री, निर्मिति, र यहां सुनाई पड़ा था, इस म के ऊपर चला जाएगा, इसलिए म के ऊपर रेफ आ गया। इस तरह से आप वर्ण का विश्लेषण कर सकते हैं, वर्ण का विचार कर सकते हैं, और कुछ जहां पर गलतियां करते हैं शब्दों को लिखने में उस पर हम लोगों ने अभ्यास किया। आज की कक्षा यहीं तक है, वीडियो लंबा है, फिर भी कोई बात नहीं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देखें, समझें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो अच्छा है और संस्कृत को, हिंदी को और उसके व्याकरण को प्रमोट करना चाहते हैं, तो आप चाहें तो इस चैनल को प्रमोट करके आगे बढ़ा सकते हैं। इससे संस्कृत की समृद्धि बढ़ेगी और हम लोगों का ज्ञान वर्धन होगा। हमारे बच्चों के लिए, अगर पेरेंट्स देखते हैं तो वह बच्चों को बताएं, कोई स्कूल के टीचर देख रहे हैं तो अपने बच्चों को बताएं, वो आसानी से घर पे अभ्यास कर सकते हैं, इससे आपको भी सहायता मिलेगी। तो इसके लिए संस्कृत एरा में आपने इस वीडियो को देखा, सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।